हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं वांडा विजन के एपिसोड नंबर 7 के बारे में, जिसमें इस बार विलेन से लेकर स्पार्की के किलर तक को रिवील कर दिया गया है और हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि क्या इन सब के पीछे वांडा ही है या फिर कोई और। तो चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ। और हाँ, ये भी कि इस एपिसोड नंबर 7 में डिटेल्स रिवील की गई है और साथ ही साथ कई सारे नए क्वेश्चंस को भी खड़ा कर दिया गया है हमारे सामने, जिससे मैं इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादा आंसर्स तो मेरे पास भी नहीं। और इसके अलावा अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की भी। खैर, तो हर बार की तरह इस एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत भी वांडा बाकी पुराने एपिसोड्स के रिकेप के साथ देती है, ताकि हमें ये याद रहे कि इसके पहले के एपिसोड में क्या हुआ था। लेकिन जो चीज आपने नोटिस नहीं की है वो यही है कि जब इसके सेकेंड एपिसोड से इस रिकेप को हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो उस वक्त वांडा की आवाज बहुत ही ज्यादा अलग थी। और इस एपिसोड में वांडा की इस भारी आवाज से ये बात तो साफ है कि अब एमसीयू का ये यूनिवर्स कितना ज्यादा डार्क और सीरियस होता हुआ चला जा रहा है। और हर एपिसोड की तरह मिस्ट्री अब भी वैसी की वैसी ही है। हालांकि हमें हमारे कुछ क्वेश्चंस के जवाब तो मिलते हैं और साथ ही साथ काफी सारे नए क्वेश्चंस फिर से खड़े हो जाते हैं इसके अगले एपिसोड के लिए, जो कि इस बार भी हुआ है। और हाँ, इसके अलावा इस 2000 के मॉडर्न टाइम में सिटकॉम के रेफरेंस को भी लिया गया है, जिसमें दी ऑफिस और दी मॉडर्न फैमिली जैसे सिटकॉम शो शामिल है, जिसमें ज्यादातर तो रेफरेंस मॉडर्न फैमिली से ही डाले गए हैं, खास करके कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम और उनके इंट्रोडक्शन को लेकर। हालांकि ऑफिस का भी रेफरेंस है, जिसमें कैरेक्टर अपनी स्टोरी से निकलकर सीधे ऑडियंस से बात करता है फोर्थ वॉल ब्रेक करके, ताकि वो सिचुएशन को हमारे लिए काफी ज्यादा आसान कर दे कि एक्चुअल में उस सीन में हो क्या रहा है। और कैमरे के एंगल को भी जिस तरीके से जूम इन और जूम आउट कर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, वो चीज भी इन्हीं सिटकॉम शो से बेस्ड है। और इसके अलावा दी मॉन्स्टर शो के भी रेफरेंस को इस शो में डाला गया है। कहाँ, उसकी बात मैं आगे करूंगा। तो अब आ जाते हैं स्टोरी पर, जिसमें हम देखते हैं कि 6th एपिसोड में जो कांड किया था वांडा ने विजन को बचाने के लिए, उसका इफेक्ट अब इतना ज्यादा हो रहा है कि वांडा अपनी खुद की पावर्स पर कंट्रोल नहीं रख पा रही। और उसी के कारण से हम इस बार इस एपिसोड में कई सारे ग्लिचेस होते हुए देखते हैं, जैसे कि इस टाइम पीरियड के हिसाब से चीजें आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करती। और जो टाइमलाइन हमने वांडा विजन के प्रीवियस एपिसोड्स में देखी थी, यानी कि 50s 60s के आसपास के टाइम की, वो सारी ही चीजें इस ग्लिचेस में आ रही है। जिस बात की रिपोर्ट करने के लिए बिली और टॉम अपनी माँ के पास पहुंचते हैं कि उनके वीडियो गेम की कंसोल बार बार चेंज हो रहे हैं, वो भी अगेन मॉडर्न टाइम के हिसाब से, जिसमें हम उन कंसोल को निंटेंडो से लेकर एक्सबॉक्स और उनो कार्ड तक में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं। और यहाँ तक कि बिली अपनी माँ को ये तक बताता है कि उसके सर में आवाजें घूम रही है, यानी कि ये उसकी एक पावर डेवलप हो रही है, जिसकी एक झलक हमने इसके पहले के एपिसोड में ही देखी है, जिस पावर को हम माइंड रीडिंग की पावर भी कहते हैं, ठीक प्रोफेसर एक्स की तरह। और कॉमिक बुक पर आ जाए तो कॉमिक बुक में डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी वांडा से यही कहा था कि उसके दोनों ही बेटे, खास करके वीकेंड, यूनिवर्स का बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो बनेगा। अगर ये कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स में भी रहेगा तो शायद ऐसा ही कुछ हमें देखने मिल सकता है, लेकिन वांडा की रियलिटी से निकलने के बाद। और यहाँ पर इन दोनों के कॉस्ट्यूम को देखकर डेफिनेटली ईस्टर एग तो बनता ही है, क्योंकि कलर्स इनके कॉमिक बुक के कॉस्ट्यूम से ही एक्वायर कर हमारे सामने प्रेजेंट किए गए हैं। और बात जाए वांडा पर, तो वांडा अपने जिस बेड पर लेटी है, तो उस बेड पर हम विजन की पिलो को देख सकते हैं, जो कि हेक्सिकॉन के सिंबल में है। और यहाँ तक कि वांडा की बेडशीट भी, जिसे देखकर फैंस के दिमाग में एक ही चीज निकल कर आती है कि इस वेस्ट व्यू के जादू का असर विजन पर है, यानी कि उसके दिमाग में, और वांडा पूरी तरीके से किसी न किसी के कंट्रोल के अंदर है। और रही बात वांडा की पिलो की, तो कहने के लिए तो फैंस ये भी कह रहे हैं कि वो पिलो डेविल के आग जैसी दिख रही है, यानी कि मेफिस्टो के, जिस पर मैं अब भी कायम हूँ, भले से ही इस एपिसोड के एंड में कुछ भी रिवील क्यों न किया गया हो। खैर, तो वांडा अपने बेड से उठकर सबसे पहले तो अपने क्लोथ्स को चेंज करती है, हमें ये बताते हुए कि आज वो पूरा दिन रेस्ट करने वाली है उसकी पिछली की गई हरकतों की वजह से, जिसमें मैं भी कुछ ऐसा ही काफी ज्यादा करता हूँ। और फिर इसके बाद के सीन में हम देख सकते हैं कि वो ग्लिचेस रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिसे वांडा होते हुए अपनी आंखों से देख रही है कि कैसे फ्रिज से निकाली गई वो मिल्क का पैक बार बार अपने शेप को चेंज कर रहा है, वो भी अगेन टाइम पीरियड के हिसाब से। जिसके बाद हम उसी मिल्क के पैक पर एक मिसिंग बच्चे की फोटो तक देखते हैं। ये चीज यही रेफरेंस दे रही है कि इस टाउन में सच में कुछ न कुछ गड़बड़ है, खास करके बच्चों को लेकर। और लोगों के गायब होने का सिलसिला शायद स्पाइडरमैन होमकमिंग 3 तक चलने वाला है। उसके अलावा ब्रेकफास्ट के इस बॉक्स पर हम देख सकते हैं थैनोस के फिंगर स्नैप के रेफरेंस को, जिसके बाद शुरू होता है वांडा विजन के 7 एपिसोड का इंट्रो, जो कि अगेन मॉडर्न फैमिली के रेफरेंस पर बनाया गया है। लेकिन इस पूरे के पूरे इंट्रो में हम वांडा के ही नाम को हाईलाइट होते हुए देखते हैं, और साथ ही साथ इस कार के नंबर प्लेट में हमें स्टैनली की बर्थ डेट भी नजर आती है। और वांडा के नाम के साथ साथ कैलेंडर की इस डेट को क्यों मार्क किया गया है, फिलहाल तो उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज है इस इंट्रो में जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कि इस इंट्रो का एंड होना, जिस इंट्रो के एंड में हम वांडा विजन के टाइटल के साथ साथ नीचे लिखा हुआ देखते हैं क्रिएटेड
क्रिएटेड बाय वांडा मैक्सिमोफ, जिसका मतलब मैं आगे समझाने वाला हूँ आपको। तो अब इस इंट्रो के बाद आते हैं सीधे शील्ड के नए बनाए गए हेडक्वार्टर पर, जिसे उन लोगों ने अब वांडा की रियलिटी से काफी ज्यादा दूर बनाया है। और वहीं पर टाइलर अपनी असिस्टेंट से किसी चीजों की प्रिपरेशन करने के लिए कहता है और साथ ही साथ ये भी पूछता है कि वांडा विजन के ब्रॉडकास्ट अब भी टेलीकास्ट हो रहे हैं या नहीं, जिसके जवाब में उसकी सेक्रेटरी से बताती है कि अब ब्रॉडकास्ट लो सिग्नल पर चला गया है, जिसका मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल, जो कि अब हमें वेस्ट यू यानी कि वांडा के ये हेक्सागोन के सिंबल भी दिख रहे हैं, वो भी काफी क्लियरली। और रही बात टाइलर की प्रिपरेशन की, तो हो सकता है कि टाइलर अब पूरी तरीके से वॉर मोड में जाएगा अपने बाकी सभी सॉर्ड के साथियों को लेकर, ताकि वो वांडा या फिर उसकी पूरी की पूरी इस दुनिया को खत्म कर सके। लेकिन फिलहाल तो उसका प्लान हमें इस एपिसोड में दिखाया नहीं गया, इसलिए टाइलर से हटकर आते हैं सीधे वांडा की उस दुनिया में जिसमें विजन अब भी सॉर्ड के हेडक्वार्टर के बाहर बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांडा ने जब अपने हेक्सागोन के सिंबल को बढ़ाया था तो उसमें सॉर्ड का हेडक्वार्टर भी आ गया है, जो कि अब एक तरीके से सर्कस में कन्वर्ट हो गया है और वहाँ के सारे एजेंट्स भी। वेल, इस चीज को दिखाने का मतलब ये है कि किस तरीके से सॉर्ड वांडा की इस दुनिया में क्लाउन जैसा काम ही कर रही है। और इसी के साथ साथ हम वहाँ पर डार्सी के कैरेक्टर को भी देखते हैं, जो पुरानी सिचुएशन के हिसाब से अभी भी इस दुनिया में हथकड़ी से तो नहीं बल्कि चेन से बंधी हुई है। लेकिन विजन जैसे ही डार्सी को देखकर उससे बात करने के लिए जाता है तो डार्सी वांडा की इस दुनिया में होने के कारण पूरी तरीके से खुद को भूल चुकी है और वो अपने कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है। और साथ ही साथ सॉर्ड का वो एजेंट भी जिसने वांडा को वहाँ पर हथकड़ी से कार में बांध दिया था, और वो बार बार ऐसे ही आकर डार्सी और विजन को डिस्टर्ब करता है। और बदले में डार्सी उसे एक जबरदस्त मुक्का भी देकर अपना बदला ले लेती है, जिसके बाद विजन उसकी याददाश्त को वापस लाता है और उसके साथ वहीं पर रखी गई वैन में बैठकर चला जाता है, जहाँ जाने से पहले वो डार्सी को पूछता है कि क्या इस दुनिया में उसके बच्चे सेफ भी है या नहीं। और डार्सी के पास भी वही जवाब है जो मेरे पास और आपके दिमाग में है कि मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, बदले में डार्सी विजन को उसके सारे के सारे पास्ट के बारे में बता देती है कि कैसे उसका जन्म हुआ था जावस के नाम से और वो एक एआई था, और बाद में वांडा ने उसे खुद मारा था विजन के कहने पर, ताकि पूरी की पूरी गैलेक्सी को बचाया जा सके। लेकिन थैनोस ने उसे फिर से टाइम स्टोन की मदद से जिंदा किया और फिर से मार दिया। ये चीजें विजन के लिए काफी ज्यादा अजीब है। और इसके अलावा डार्सी उसे ये भी बताती है कि उसकी इस वाइब्रेनियम बॉडी को अल्ट्रॉन ने बनवाया था, लेकिन अवेंजर्स के रहते वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। तो ये चीज एक्चुअल में विजन के साथ साथ हमें भी समझाई जा रही है कि विजन के कैरेक्टर को लेकर किस तरीके से लोगों ने उसका सिर्फ यूज ही किया है, लेकिन वांडा उसे यूज नहीं बल्कि अपनी इस हेक्सागोन की दुनिया में उसके हिसाब से जीने देना चाहती है, ताकि वो यहाँ पर खुद के लिए जिए, ना कि दूसरे किसी और के लिए, जिस बात को फिलहाल तो अभी के लिए विजन नहीं समझ रहा। लेकिन वो वांडा से मिलकर इन चीजों को पूरी तरीके से क्लियर करना चाहता है, जहाँ जाने के लिए वो डार्सी के साथ उसकी छोटी सी सर्कस वैन में तो बैठ गया है, लेकिन कोई चीज या फिर विजन के अकॉर्डिंग वांडा उन्हें खुद तक पहुँचने नहीं दे रही, जैसे कि रोड के सिग्नल का रेड होना, वहाँ पर लोगों का आकर वर्क करना और बाद में बच्चों को वहाँ से रोड को क्रॉस करवाना। और विजन को ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई है, जिसके बारे में वो वही इंटरव्यू में बात कर रहा है, फोर्थ वॉल को ब्रेक कर। बाद में विजन यही कहता है कि उसे टाइम पर वांडा के पास पहुंचना है, ना कि इस तरीके से बैठकर किसी अजनबी को इंटरव्यू देना। जिसके बाद विजन वहां से डार्सी को यही कहकर चला जाता है कि वो उड़कर वांडा के पास पहुंच जाएगा, और डार्सी कहती है कि वो रूल्स को फॉलो कर जल्द से जल्द उन दोनों के पास आ रही है। लेकिन फिलहाल तो इस एपिसोड में विजन वांडा के पास नहीं पहुंचा है और उसका चैप्टर इस कहानी में यही तक है, और जी हाँ, डार्सी का भी। लेकिन डार्सी ने, जैसे कि आपको पता होगा, वांडा की इस दुनिया में आने से पहले जिमी वू को टाइलर के प्रोजेक्ट का मैसेज तक भेजा था, जिसे जिमी वू मोनिका को पढ़कर सुनाता है, और जी हाँ, हमें भी, कि टाइलर का मकसद सिर्फ और सिर्फ विजन तक ही पहुंचना है, ताकि वो उसे लेकर अपनी उस एक्सपेरिमेंट को फिर से जारी रखे जैसे वो लोग पहले कर रहे थे। इसका मतलब यही है कि टाइलर विजन की बॉडी को फिर से अपग्रेड कर उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी तरीके से सॉर्ड के कंट्रोल में रखकर, ताकि जो सिचुएशन सुपर हीरोज के टाइम पर हुई थी वो अगर फ्यूचर में कभी होती है तो उसमें गवर्नमेंट भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। लेकिन वांडा को ये चीज शायद हो सकता है कि बाद में पता चली होगी, जिसके कारण से वांडा ने इस तरीके का स्टेप उठाया होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो अवेंजर्स एंड गेम फिल्म के एंड में वांडा ने हॉकाई के साथ मिलकर विजन की डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था, और अब उसका इस तरीके से अलग ही दुनिया बनाना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो क्रिएट करता ही है, जिसकी थोड़ी बहुत सोल्यूशन मैंने आपको दे दी है कि वांडा ने इस कदम को शायद विजन के लिए ही उठाया था, ताकि वो एक अच्छी जिंदगी देख सके जो कुछ ही टाइम तक चली। लेकिन अब विजन को अपने सवालों के जवाब चाहिए, और जी हाँ, ऑडियंस को भी। और अब बात करें टाइलर के कैरेक्टर की भी, तो वहाँ पर उसकी भी सोच ठीक है, खास करके थैनोस के फिंगर स्नैप के बाद, और लोगों ने उन 5 सालों में किस तरीके से जिया है, उसमें से हो सकता है कि थोड़ा बहुत दर्द टाइलर ने भी झेला होगा, खास करके अपनी फैमिलीज को लेकर, जिसकी डिटेल अगेन अभी तक इस शो में रिवील नहीं की गई है। लेकिन टाइलर का मकसद ह्यूमैनिटी को सेफ रखना है। और अब बात करते हैं इस एपिसोड में आई हुई सुपर हीरो यानी कि मोनिका के कैरेक्टर की, जो एजेंट वू के साथ अपने काफी अच्छे और इम्पोर्टेंट फ्रेंड के पास जा रही थी, जिसे लेकर काफी सारी थियरीज भी निकल कर आई थी। लेकिन वो थियरी फिलहाल तो इस एपिसोड में पूरी तरीके से फेल हुई है, क्योंकि वो फ्रेंड डॉक्टर रीड रिचर्ड नहीं बल्कि मेजर गुनर है, जिसने मोनिका की माँ के साथ काफी ईमानदारी से काम किया है, और मोनिका के बोलने पर वो पूरी की पूरी प्रिपरेशन के साथ आई है, वो भी सॉर्ड के हेडक्वार्टर से काफी सारे स्पेस के कीमती सामान को निकालकर, ताकि उस स्पेस ट्रक और स्पेस सूट की मदद से मोनिका वांडा की
उस दुनिया में फिर से एंटर कर पाए, जिसमें वो एंटर करने की कोशिश तो करती है बट अनफॉर्चुनेट सक्सेस नहीं हो पाती उस स्पेस ट्रक की वजह से। और शेप चेंजिंग के दौरान वांडा की वो शील्ड उस स्पेस ट्रक को आधा कन्वर्ट कर अपनी दुनिया से बाहर फेंक देती है। लेकिन तब तक मोनिका उस स्पेस ट्रक में से निकलने में कामयाब होती है। लेकिन बाद में मोनिका डिसाइड करती है कि वो ऐसे ही वांडा की इस रियलिटी में एंटर करेगी, जिसमें एंटर करते वक्त मोनिका को मिलती है उसकी फ्लोटन पावर। और यहाँ तक कि मोनिका वांडा की इस दुनिया में एंटर करने के बाद अपनी याददाश्त तक को नहीं खोती, जिनसे फाइट करते हुए उसने वांडा की इस दुनिया में एंटर किया है, जिसमें हम बैकग्राउंड में कैप्टन मार्वल फिल्म के डायलॉग्स को सुन सकते हैं, जब कैप्टन मार्वल मोनिका से बात कर रही होती है वो सारे के सारे। और ना हार मानते हुए मोनिका अपने इस मिशन में पूरी तरीके से कामयाब हुई है, और यहाँ तक कि सुपर हीरो बनने में भी, जहाँ एंटर करते के साथ में ही वो अपनी फ्लोटन पावर को यूज कर यही देख रही है कि वांडा की ये रियलिटी किस तरीके से सिग्नल भेजने का काम करती है। और फिलहाल तो फैंस का यही कहना है कि ये सारे के सारे सिग्नल्स मोनिका ट्रैक कर वहाँ तक पहुँच सकती है जहाँ से इन्हें ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। लेकिन वो बिना टाइम वेस्ट किए वांडा के घर पर निकल पड़ती है, जहाँ पर फिलहाल तो वांडा का दिमाग खराब चल रहा है, और उसी के साथ साथ उसके दोनों बच्चे उससे काफी सारे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, जिसका आंसर देते हुए वांडा यही कहती है कि उसे फिलहाल तो कुछ भी नहीं पता। और साथ ही साथ उन्हें ये भी वार्निंग देती है कि उन दोनों को पेड्रो पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जो उसका भाई बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उनका अंकल, क्योंकि यहाँ पर बिली और टॉम उसके पिता की मरने की बात को पूछते हैं, जिसे वांडा झूठ कहकर पूरी तरीके से टाल देती है। लेकिन जब वो विजन के बारे में पूछती है तो उसके ट्विन इसे यही कहते हैं कि क्या हमें डैड को ढूंढने भी जाना चाहिए या नहीं। और वांडा का आंसर होता है कि अगर उसके पिता यहाँ पर नहीं है तो उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकती, यानी कि वांडा को यहाँ पर विजन को लेकर फिलहाल तो अभी के लिए ज्यादा केयर नहीं है, और वांडा बस रेस्ट ही करने के मूड में है। और अब वांडा की ऐसी विश है तो डेफिनेटली उसे पूरा तो किया ही जाएगा। इसलिए एग्नेस वहाँ पर वांडा के इसी डायलॉग के बाद पहुंच जाती है, यानी कि लाइफ सेवर एग्नेस, जो अब वांडा के लिए उसके दोनों ट्विंस को संभालेगी अपने घर पर ले जाकर। लेकिन जाने से पहले बिली अपनी माँ को कहता भी है कि कैरिन उन्हें नहीं बल्कि वांडा को चाहिए, उसकी इस तरीके की हरकतों को देखकर। लेकिन वांडा अभी जो मैंने आपको बताया पूरी तरीके से रेस्ट के मूड में है, इसलिए वो अपने बच्चों को कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो लोग जाकर आंट एग्नेस के साथ जाकर मजे करे, जो दोनों ट्विंस को यही कहती है कि वो उन दोनों को काटेगी नहीं। लेकिन फोर्थ वॉल यानी कि इंटरव्यू के दौरान वो हमें बताती है कि उसने एक बच्चे को काटा था। लेकिन उसके बाद एक और चीज हमें पता चलती है कि जब एग्नेस उन दोनों ट्विंस को अपने घर पर ले जाती है तो वहाँ पर बिली बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करता है, क्योंकि वहाँ पर शांति है और उसे वहाँ पर किसी भी तरीके का शोर शराबा सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ तक कि वो एग्नेस के माइंड तक को रीड करने की कोशिश करता है, जो काफी ज्यादा शांत है। ये चीज हमें यही रेफरेंस दे रही है कि एग्नेस किसी भी एंगल से वांडा के कंट्रोल में नहीं है, जिसे हमने बाकी पहले के वांडा विजन के एपिसोड्स में भी देखा है। और साथ ही साथ वांडा के रैबिट स्नैची का भी अपीयरेंस हम वहाँ पर देखते हैं, जिसके नाम को मार्वल के विलेन या फिर कहूँ अगेथा हार्कनेस के बेटे निकोलस स्क्रैच से लिया गया है। और फिर आते हैं अगले सीन पर, जहाँ पर मोनिका वांडा के घर पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर वांडा बहुत ही ज्यादा भड़कती है और अपनी पावर्स को यूज कर उसे सीधे घर से बाहर निकालती है और यही कहती है कि वो उसकी इस रियलिटी से निकल जाए, वरना मजबूरन वो उसे मार देगी, जिसके लिए मोनिका उसे परमिशन तक देती है। लेकिन वांडा ऐसे नहीं करती, और यहाँ पर मोनिका को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे वांडा बिल्कुल भी नहीं है, और ये फर्क है टाइलर और उसमें। लेकिन वांडा यही कहती है कि बाहर के लोग यानी कि स्वॉर्ड वाले, खास करके टाइलर, अगर उसे विलन समझता है तो समझने दो, जो कि अब वो इस दुनिया को बनाकर बन चुकी है। लेकिन मोनिका उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है, वो भी सुपर हीरो की लैंडिंग के साथ, जिसे उसने वांडा की पावर के यूज करने के बाद यूज किया है। और साथ ही साथ मोनिका के ड्रेस को देखकर ऑब्वियसली कॉमिक बुक की मोनिका रैम्बो के कॉस्ट्यूम की याद आती है, जिसे यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर ही डाला गया है। और शो में जब मोनिका पूरी तरीके से वांडा को समझाने में कामयाब होने ही वाली होती है, तब वहाँ पर एंट्री होती है एग्नेस की, जो वांडा को अपने साथ ले जाती है। और गौर करने वाली बात यह है कि बैकग्राउंड में सारे के सारे लोग बिल्कुल रुक गए थे, लेकिन एग्नेस बिल्कुल भी नहीं, जो वहीं पर विंडो से उन दोनों को देख रही थी। जहाँ पर आने के बाद वो मोनिका को वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन खुद ऐसा कुछ भी नहीं करती। जी हाँ, और इसी के साथ साथ हम बैकग्राउंड में लोगों को फ्रीज हुआ देखते हैं, बट उस बीच उस मेल मैन को नहीं, जिसने वहाँ पर पेड्रो नाम की टी शर्ट को पहना है, जो मेफिस्टो के नाम से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। और जिस तरीके की उसकी हरकतें भी है, उससे कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर पर काफी ज्यादा शक भी होता है कि वो इन सब में इन्वॉल्व है। और फिर उसके बाद मोनिका एग्नेस के घर के बाहर जाकर वांडा को ढूंढती है, क्योंकि अंदर आने की एंट्री तो उसे नहीं मिली है, इसलिए वो दूसरी तरफ से अंदर आने की कोशिश करती है, जिसकी डिटेल हमें इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने मिलती है। और साथ ही साथ एक बड़े सस्पेंस को रिवील किया जाता है तब, जब वांडा वहाँ पर काफी अकेले बैठने के बाद ये नोटिस करती है कि एग्नेस के घर में उसके दोनों ट्विंस नहीं है। और जब वांडा एग्नेस से पूछती है कि इसके दोनों ट्विंस कहाँ हैं, तो एग्नेस उसे जवाब में रिप्लाई देती है कि वो दोनों बेसमेंट में खेल रहे हैं, जहाँ पर एग्नेस ने उसे जानबूझकर भेजा है। और वांडा के वहाँ पर एंटर करने के बाद हम व्यूअर्स को भी पता चलता है कि इन सब के पीछे एग्नेस यानी कि अगेथा हार्कनेस है, जो वहाँ पर आकर अपने नाम का इंट्रोडक्शन देती है। और ये सारी की सारी बातें भी रिवील करती है कि शुरुआत से वांडा की इस दुनिया में वही थी जो लोगों को कंट्रोल कर रही थी, न कि इन सब के पीछे वांडा है। जिस बात को वांडा ने बाकी के एपिसोड्स में बार बार विजन से भी कहा है कि उसने इस दुनिया को तो क्रिएट किया है, लेकिन इसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसके पीछे
से एगाथा हार्कनेस है, इसलिए उसने मोनिका को वांडा की इस रियलिटी से निकालकर बाहर नहीं फेंका, क्योंकि दुनिया इस इंट्रो में दिखाए गए नीचे लिखे गए टाइटल के हिसाब से वांडा ने क्रिएट की है, जिसमें अब पूरी तरीके से कंट्रोल एग्नेस का चलता है। और वो एग्नेस ही है जिसका रेफरेंस नॉर्म ने भी विजन को दिया था कि वो उसके दिमाग में है, लेकिन उस टाइम पर नाम ना लेकर फैंस को यहाँ पर कंफ्यूज किया गया था, जो कि अब कंफर्म है कि वो एगाथा हार्कनेस है। और जिस तरीके से एगाथा हार्कनेस को रिवील किया गया है उसका पूरा का पूरा रेफरेंस दी मॉन्स्टर सीरीज से लिया गया है। और यहाँ तक कि पेड्रो यानी कि क्विकसिल्वर को भी वही कंट्रोल कर इस दुनिया में लेकर आई थी। और इसके अलावा इस एपिसोड में कैमरे के पीछे एग्नेस ही थी जिसने मेल की आवाज में वांडा से बात की थी, जिसके बारे में वांडा कहती भी है कि वो बात नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पर शायद मेल की आवाज फिर से फैंस को कंफ्यूज करने के लिए डाली गई होगी, जिसका सच अब सभी के सामने है। और आगे कुछ हो उसके पहले ही इस एपिसोड को यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है, वो भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ, जिसमें हम मोनिका को बेसमेंट का दरवाजा खोलकर उसकी प्रोटॉन पावर को यूज करते हुए देखते हैं कि कैसे एग्नेस का बेसमेंट पूरी तरीके से उसके पावर में है, जो वांडा की दुनिया से हटकर अपनी ओरिजिनल रियलिटी में है। इसलिए जब वांडा बेसमेंट में एंटर करती है तो स्क्रीन का साइज भी चेंज होता है, यही बताने के लिए कि ये रियलिटी है जहाँ पर वांडा के ब्रेन को पूरी तरीके से वॉश किया जाता है या फिर उसके ब्रेन को कंट्रोल, जो हमें इस एपिसोड के एंड में एगाथा करती हुई भी नजर आती है। और शायद ऐसा एगाथा ने इसीलिए किया है क्योंकि उसे वांडा के ट्विन मिल गए हैं, जिन्हें इस दुनिया में लाने के लिए उसने वांडा को बहुत ही ज्यादा फोर्स किया था। और फाइनली वांडा ने इसी दुनिया में अपने बच्चों को नेचुरल बर्थ से जन्म दिया, ताकि उन्हें लेकर एग्नेस शायद अपने मालिक या फिर किसी और को खुश कर सके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एग्नेस ने ये सब कुछ अपने बच्चे को जिंदा करने के लिए किया होगा, लेकिन अभी भी शक तो मेफिस्टो पर ही जाता है, जिन्हें वांडा के दोनों बच्चे चाहिए क्योंकि वो बच्चों का बाप है, ताकि वो उन दोनों बच्चों की प्रेजेंट और उनकी सोल से खुद इस दुनिया में आ सके, जो कि अब होता हुआ नजर भी आ रहा है। और रही बात मोनिका की, तो मोनिका उस बेस में एंटर करने से पहले ही शायद पकड़ी गई है, क्योंकि वहाँ पर पेड्रो आकर उसे काफी सरप्राइज कर देता है। यानी कि देखा जाए तो चांसेस पेड्रो के एग्नेस के कंट्रोल में होने के हो सकते हैं, या फिर वो बिल्कुल रियल है जो नहीं चाहता कि मोनिका अपने मकसद में कामयाब हो। यानी कि पेड्रो के चांसेस मेफिस्टो या फिर नाइटमेयर होने के काफी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एग्नेस के कंट्रोल करने की वजह से ये चीज हमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती है, जिस कंफ्यूजन पर मैं उस एड की डिटेल रिवील करने के बाद ही बात करने वाला हूँ। और साथ ही साथ एग्नेस के उस बेसमेंट में रखी गई इस काफी मिस्टीरियस बुक के बारे में भी, जो बुक डेफिनेटली मार्वल के यूनिवर्स की या फिर कहूँ अब एमसीयू के यूनिवर्स की डार्क होल्ड है, जिसे इसके पहले एजेंट ऑफ शील्ड में भी दिखाया गया है। लेकिन केविन फेगी के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे एक काफी अच्छे रेफरेंस है, जिन्हें अडेप्ट कर एमसीयू के यूनिवर्स को आगे और बिल्डअप किया जा सकता है। इसलिए एजेंट ऑफ शील्ड के उस रेफरेंस को साइड में रखकर बात करते हैं दिखाई गई इस बहुत ही अजीब सी डार्क होल्ड बुक के बारे में, जिसके एग्जिस्टेंस से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मार्वल का यूनिवर्स अब काफी ज्यादा डार्क और हॉरर भी होगा। यानी कि यहाँ से एंट्री ब्लेड और बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की एमसीयू में काफी आसानी से करवाई जा सकती है। लेकिन इस बुक के आसपास जिस तरीके की एनर्जी है उसे देखकर तो ऐसे ही लगता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग स्पेल से सिंपली लॉक कर दी गई है, जिसे आसानी से खोला नहीं जा सकता। और शायद एग्नेस को इस बुक को ओपन करने के लिए ट्विंस की जरूरत है या फिर वांडा की, जिसकी मदद से अगेन मेफिस्टो जैसे काफी अच्छे विलन को बुलाया जा सकता है, या फिर कह लो वैम्पायर्स, जिनके एग्जिस्टेंस से ब्लेड भी एमसीयू के इस यूनिवर्स में काफी आसानी से आ सकता है। इसके अलावा गोस्ट राइडर और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर स्ट्रेंज का डार्क डायमेंशन, जिसमें काफी सारे कॉस्मिक गॉड्स भी आते हैं, और हो सकता है कि उनमें से किसी ऐसे गॉड्स को एगाथा सर्व करती है, ना कि सिर्फ मेफिस्टो को, अगर सच में ये बुक डार्क होल्ड है तो। क्योंकि अभी के लिए तो पॉसिबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है, और थियरीज भी। और इसके अलावा एक और थियरी ये भी है कि ये किताब डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम से निकाली गई है, ठीक बुक ऑफ कैलिगैस्ट्रो की तरह। और शायद इसी बुक की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स से भी वांडा विजन की सीरीज कनेक्टेड है। और इसके अलावा इस बुक के कवर को देखकर ऐसा भी लगता है कि ये बुक दो डायमेंशन को कनेक्ट करती है, ठीक इस एपिसोड में दिखाए गए वांडा के इस नेक्सस एड की तरह, जिसमें फिर से वही कैरेक्टर्स आते हैं जो शायद वांडा विजन के माता पिता हो सकते हैं। तो उस एड में हमें दिखाई देता है कि वो कैरेक्टर काफी ज्यादा डिप्रेशन में है, जो कि वांडा को ही रिप्रेजेंट कर रही है कि विजन के मर जाने के बाद वांडा कितनी ज्यादा अकेली हो गई थी। लेकिन जब उसे नेक्सस की टैबलेट दी गई उसके बाद उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल गई, जिसके बॉक्स पर रेड कलर और मेडिसिन के स्टोर में भी उस शॉप के ओनर पर रेड लाइट हम साफ साफ देख सकते हैं, यानी कि डेविल का साया। और उस टैबलेट को लेने के बाद उस कैरेक्टर में जिस तरीके के चेंजेस आए हैं, वैसे ही चेंजेस हमने वांडा के कैरेक्टर में भी देखे हैं वांडा विजन की सीरीज के थ्रू। और ये एड हमें काफी सिमिलर इसके पहले के 6th एपिसोड की तरह भी लगा, यानी कि यो मैजिक की तरह, जिसमें उस मरते हुए कैरेक्टर को शार्क आकर यो मैजिक देती है। और यहाँ पर भी इस एड में हम नेक्सस की टैबलेट को भी उसी तरीके से एड की उस कैरेक्टर को देते हुए देखते हैं, जिसे लेकर या फिर उस मैजिक को लेकर वांडा ने अपनी पूरी की पूरी लेक्सिकॉन की दुनिया को बनाया है। और हाँ, इन एड्स में इन्फिनिटी स्टोन्स की जो डिटेल दी गई है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, जैसे कि हाइड्रा स्टॉक का ये सोप बॉक्स हमें टेस्रेक के सोप की याद दिलाता है, और टोस्टर मशीन पर ब्लिंक हो रही ये रेड लाइट विजन के सर में लगे हुए माइंड स्टोन की, और लागोस का ये एड रियलिटी स्टोन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। उसके बाद स्ट्रकर की ये टाइम वॉच टाइम स्टोन की याद दिलाती है हमें, और आखिर में गो मैजिक सोल स्टोन की, और एक बचा है पावर स्टोन, जिसे शायद वांडा
विजन के बाकी दोनों में से किसी एक एपिसोड के एड में दिखाया जाएगा, क्योंकि एक एड तो ऑलरेडी लोगों के सामने रिवील कर दिया गया है क्विक सिल्वर का, जो वांडा विजन के शायद एक एपिसोड का हो सकता है, जिस एड में हमने निक फ्यूरी के कैरेक्टर को देखा था। अब ये एड सच में वांडा विजन का है भी या नहीं, उसकी ऐसी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन डिटेल तो यही रिवील करती है कि ये एड भी कहीं ना कहीं वांडा विजन के शो से ही जुड़ा हुआ है। और अब बात करें उस नेक्सस नाम की, तो ये नाम MCU के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेक्सस एक ऐसा ब्रिज है जो मल्टीवर्स के डायमेंशन के रास्तों को खोलता है, यानी कि एक रास्ता, और शायद उन्हीं रास्तों से अगेथा हार्कनेस ने क्विक सिल्वर को लाया होगा, जो कि एक्समैन का यूनिवर्स कुछ हद तक हो सकता है। और यही नेक्सस नाम अब स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में भी कनेक्ट होगा टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन होमकमिंग 3 फिल्म की वजह से, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की, जो इस नाम ने कुछ इसी तरीके की डिटेल हमारे सामने देकर उसे रिवील किया है। और अगर आपको फिर भी इसकी डिटेल समझ नहीं आ रही, तो ये इमेज उन चीजों को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है कि डिफरेंट डायमेंशन में अगर एक ही सेम गैलेक्टस का इवेंट हो रहा है, तो अदर डायमेंशन में वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है, जिसके इफेक्ट सेम है उनके डायमेंशन के हिसाब से। यानी कि वैसे ही सेम इवेंट दूसरे डायमेंशन में भी हुए हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। वेल, तो ये होगी अब सारी की सारी डिटेल्स नए क्वेश्चंस के साथ कि अब मोनिका का स्टेप क्या होगा वांडा को लेकर, और क्या सच में एग्नेस ने वांडा के ब्रेन को फिर से अपने कंट्रोल में किया है, और विजन का घर आने के बाद रिएक्शन वांडा को लेकर किस तरीके का होगा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बंदा कौन है। इन सब का जवाब शायद हमें इसके एपिसोड नंबर 8 में देखने को मिले, जिन्हें लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपके हिसाब से इसके एपिसोड नंबर 8 में क्या हो सकता है, और एपिसोड नंबर 7 की सारी डिटेल्स आपको कितने हद तक ठीक लगती है। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको मेरी मेहनत जरा सी भी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवीज टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।